हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो जो जो मेंटल है उसके अंदर दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। एक तो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, दूसरे न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं। जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं लाइक सीजोफ्रेनिया, तो इन कंडीशन के अंदर पेशेंट अवेयर नहीं होता अपनी सराउंडिंग के बारे में, और जो उसकी इनसाइड होती है वो एब्सेंट होती है। उसे पता नहीं होता वो कहाँ है, कितना टाइम हुआ, क्या है, और उसका जो बिहेवियर होता है वो भी अफेक्ट रहता है साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर। दूसरे होते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट है उसे सराउंडिंग के बारे में पता होता, और उसकी जो इनसाइड होती है वो प्रेजेंट होती है। उसे पता होता कहाँ है, क्या समय हो रहा, किससे बात कर रहे, और उसका बिहेवियर है वो भी ज्यादा डेविएट नहीं होता है। तो ये अंतर होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर। तो आज हम बात करेंगे सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, सीजो प्लस फ्रेनिया। तो सीजो का मतलब होता है स्प्लिट, और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। तो माइंड के अंदर स्प्लिट हो रही, माइंड के अंदर कुछ डेविएशन आ रहा, तो उसकी वजह से जो हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है थिंकिंग की, इमोशन की, रीजनिंग की, वो अफेक्ट हो जाएगी। जो जितने सारे काम होते हैं हमारे, जो इमोशन कंट्रोल करना, हम थिंकिंग करते हैं, बिहेवियर जो हमारा होता है, जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, वो सब कंट्रोल कौन करता है? माइंड। तो माइंड के अंदर ही जब कुछ स्प्लिट हो रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है वो डेविएट हो जाता है। तो सीजोफ्रेनिया के अंदर जो हमारा बिहेवियर नॉर्मल से डेविएट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बिफोर दिस कंडीशन वाज डिस्क्राइब एज डिमेंशिया प्रीकॉक्स। तो पहले मतलब स्टार्टिंग में इस सीजोफ्रेनिया को हम लोग बोलते थे डिमेंशिया प्रीकॉक्स, बट जो यूजिन ब्लूअर है उन्होंने टर्म दिया है 1911 में इसको सीजोफ्रेनिया। तो टर्म सीजोफ्रेनिया वाज गिवन बाय यूजिन ब्लूअर इन 1911। 1911 के अंदर जो यूजिन ब्लूअर थे उन्होंने इसको टर्म दिया था सीजोफ्रेनिया, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको जानते थे डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम से। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होती है? तो सीजोफ्रेनिया के अंदर बेसिकली क्या अफेक्ट हो रहा, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, बिहेवियर है, थिंकिंग हो गई, नॉर्मल बिहेवियर होगा, ये सब डेविएट हो जाती है। तो सीजोफ्रेनिया की डेफिनेशन की बात करें, सीजोफ्रेनिया इज द क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस इन थिंकिंग, बिहेवियर, अफेक्ट एंड परसेप्शन। तो सीजोफ्रेनिया के अंदर क्या क्या डिस्टर्ब मिलता है? सबसे पहले जो नॉर्मल थिंकिंग होती है वो अल्टर्ड हो जाती है, बिहेवियर हमें नॉर्मल बिहेवियर से डेविएटेड देखने को मिलता है, अफेक्ट देखने जो मूड है वो देखने को मिलता है डेविएट, और परसेप्शन हम लोग किसी भी चीज को सही से परसीव नहीं कर पाते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया। अब डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी और कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं सीजोफ्रेनिया की। तो सीजोफ्रेनिया के बेसिकली कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलता है जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। तो हमारी फैमिली में पहले से किसी को सीजोफ्रेनिया है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे उनमें देखने को मिल सकती है। तो इसका जो मेजर कॉज है वो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज क्या हम देखने को मिल सकता है इसके अंदर? न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के अंदर क्या, जो डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन है, इनका जो लेवल होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है सीजोफ्रेनिया के अंदर। बट हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, जो डोपामाइन होता है उसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाता है, और सीजोफ्रेनिया के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। डोपामाइन का लेवल भी नॉर्मल से बढ़ जाता है, और जो नॉन एपिनेफ्रिन है उसका भी, इन दोनों का लेवल नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया के अंदर। तो ये भी कॉज हो सकते हैं सीजोफ्रेनिया की। नेक्स्ट कॉज की बात करें वो है साइकोसोशल। साइकोसोशल के अंदर क्या है, पॉवर्टी देखने को मिल सकती है। कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब है तो उस कंडीशन में ये मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर लो इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट कॉज दैट इज सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल में क्या, जो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो सीजोफ्रेनिया की कंडीशन में चला गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, जल्दी जल्दी शादी तलाक हो गया, तो उस कंडीशन में सीजोफ्रेनिया हो सकती है। बाहर हो गया, वायलेंस हो गया, तो ये सब इसके बेसिकली कॉजेज हैं और इटियोलॉजी है। तो सोशियो कल्चरल में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, डाइवोर्स देखने को मिल सकता है, वॉर देखने को मिल सकता है, और वायलेंस देखने को मिल सकता है। तो ये इसके मेन कॉजेज थे सीजोफ्रेनिया के। अब बात करें हम टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले टाइप में देखते हैं पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है। तो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप्ड हो जाता, हम बहुत शक संदेह करने लगते हैं। जैसे कोई दो लोग पास में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारी चुगली कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा शक संदेह होगा। तो पैरानॉइड के अंदर शक संदेह देखने को मिलता है।
मिसट्रस्ट डेवलप्ड हो जाता है लोगों, जो अपने सराउंडिंग में जो भी लोग होते हैं उन पे हमें भरोसा नहीं होता है। कोई हमें खाना खिला रहा है तो हमें लगेगा कि जहर डाल के ला रहा है, हमें मारना चाह रहा है। तो ये सब देखने को मिलेगा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एविफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। तो एविफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी तरह बिहेवियर हो जाता है। मतलब जो जैसे बच्चे अपनी फैंटेसी में रहते, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रहते, वैसे ही एविफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। वो फीसिस भी, स्टूल भी पास कर देते, कभी कभी अपने कपड़ों में यूरिन भी पास कर देते, जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही बिहेवियर हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट बात करें कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर मसल मूवमेंट बढ़ जाता है, फिर बहुत कम हो जाता है। तो कैटाटोनिक रिलेटेड है मसल मूवमेंट से। तो कैटाटोनिक के अंदर दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो स्टूपर देखने को मिलता है, एक तो एक्सेसिव देखने को मिलता है। अब स्टूपर के अंदर क्या होता है, स्टूपर के अंदर पेशेंट बिल्कुल शांत हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, ज्यादा मसल जो मोटर एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, साइलेंट रहता है पेशेंट, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता किसी से, अलग रहता है, साइलेंट रहता है और मोटर एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। और दूसरी होती है एक्सेसिव। तो एक्सेसिव के अंदर क्या होता है, जो मसल मूवमेंट है, मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, भाग दौड़ करता है इस एक्सेसिव के अंदर। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलती है, स्टूपर इसके अंदर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, पेशेंट ज्यादा मोटर एक्टिविटी शो नहीं करता, और जो एक्सेसिव होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा मोटर एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा सिजोफ्रेनिया है। इसके अंदर मिक्स जो साइन और सिम्टम है वो सबके मिक्स आते हैं, कभी पैरानोइड की तरह बिहेव करेगा, कभी कैटाटोनिक की तरह करेगा, कभी रेजिडुअल की तरह। तो सब साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते पेशेंट को कौन से टाइप का सिजोफ्रेनिया है, तो इसमें मिक्स साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। तो रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो आइसोलेट रहता है और जो उसके इमोशन होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, ज्यादा इमोशन अपने शो नहीं करता है। तो ये इसके टाइप थे सिजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो साइन ऑफ सिम्टम में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे फोरेस्ट साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो कि दिए थे यूजिन ब्लूअर ने। जो फोरेस्ट साइन ऑफ सिम्टम यूजिन ब्लूअर ने दिए थे, ये मेन साइन और सिम्टम होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये चारों देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर कंफर्म हो जाता है वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। तो यूजिन ब्लूअर ने चार फोरेस्ट साइन सिम्टम क्या दिए, सबसे पहले दिया था ऑटिज्म। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपनी फैंटेसी में रहेगा, उसे दूसरी बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने आप में ही बिजी रहेगा, और जो बाहर की सोसाइटी उससे आइसोलेटेड रहेगा, किसी से मतलब नहीं रखेगा, तो वो ऑटिज्म। विड्रॉल इनटू द इनर वर्ल्ड, मतलब जो आइसोलेट रहेगा बाहर की जो सोसाइटी उससे, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे नहीं रहते, किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी फैंटेसी में रहते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते। तो ऑटिज्म के अंदर वही देखने को मिलता है, अपने अंदर ही अपने आप में बिजी रहते, दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। नेक्स्ट एम्बीवैलेंस। अब एम्बीवैलेंस के अंदर क्या होता है कि एक ही पर्सन के लिए दो थॉट होते हैं। एक ही पर्सन के लिए कभी कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया, और उसी पर्सन के लिए कुछ टाइम बाद हम बहुत निगेटिव थॉट, मतलब बहुत गंदा सोचते हैं कि वो बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। जैसे आजकल के रिलेशनशिप में देखने को मिलता है कि एक ही पर्सन के लिए कभी तो लगता है बहुत अच्छा है, कभी लगता है बहुत खराब है। तो एम्बीवैलेंस के अंदर एक ही पर्सन के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहता है थॉट के अंदर, कभी तो लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, कभी लगता है कि ये हमारे लिए बहुत खराब है। तो एम्बीवैलेंस में एक ही पर्सन के लिए दो थॉट रहते हैं। नेक्स्ट अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, कहीं पे कोई शादी पार्टी चल रही है, अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा, वहां पे जाके तुम रोने लगे, या फिर कहीं पे किसी की डेथ हो गई तो वहां पे सब लोग सैड है, तो वहां पे जाके तुम मजाक मस्ती कर रहे हो, हंस कूद रहे हो। तो मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम अपना बिहेवियर नहीं कर रहे हो कंट्रोल, उसी को बोलते हैं अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं रहेगा, कंडीशन कुछ और है, बिहेवियर कुछ और कर रहे, तो वो अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट के अंदर आता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लूजनेस। अब एसोसिएटिव लूजनेस क्या होती है, एसोसिएटिव लूजनेस क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम बोलोगे आसमान नीला है, आज मेरे घर पे खाना बना है, मतलब तुम्हारे जो थॉट है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा। तुम सोचा कुछ और, तुम बोले कुछ भी जा रहे हो बोले, तो तुम्हारे जो दो थॉट है, जो दो तुम सेंटेंस बोल रहे हो, उनके अंदर कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लूजनेस।
तो यूगिन ब्लूअर ने 4 सिम्टम सिजोफ्रेनिया का दिया था, जिसमें पहला था ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट और एसोसिएटिव लूजनेस। अगर ये साइन और सिम्टम किसी भी पेशेंट में दिख रहे तो कंफर्म हो जाता है वो पेशेंट सिजोफ्रेनिया का है। अब इसके अलावा भी 2 तरह के साइन और सिम्टम होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव साइन ऑफ द सिजोफ्रेनिया और दूसरे होते हैं नेगेटिव साइन और सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। अब पॉजिटिव साइन और सिम्टम जो होते हैं सिजोफ्रेनिया, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो हमारा बिहेवियर है उसको नॉर्मल से कुछ एड ऑन हो जाता है, हमारे नॉर्मल बिहेवियर से हम लोग ज्यादा बिहेव करने लगते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। जैसे नॉर्मल बिहेवियर, उससे हमारा बिहेवियर थोड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब हम ज्यादा एक्टिविटी करने लगे या फिर ज्यादा बोलने लगेंगे, ज्यादा बात करने लगेंगे। तो उसमें तो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है इल्यूजन। अब इल्यूजन के अंदर क्या होता है, इल्यूजन के अंदर हम जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको हम लोग रस्सी को जैसे सांप समझ लिया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मिस इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे ये पेन है तो हम इस पेन को चाकू समझने लगे, तो वह इल्यूजन। तो इल्यूजन के अंदर क्या होता है, जो हम परसेप्शन कर रहे हैं वो फॉल्स परसीव कर रहे हैं, मतलब चीज कुछ और है हम उसको कुछ और समझ रहे हैं। जैसे यहाँ जमीन पर रस्सी डली हुई तो हम उसको सांप समझने लगे, तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस देखने को मिलता है इल्यूजन के अंदर। जैसे पेन को चाकू समझने लगे या कुछ और समझने लगो तो वो आता है इल्यूजन के अंदर। नेक्स्ट पॉजिटिव सिम्टम के अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट होता है, फिर भी हमें लगता है कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ द विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी हमें लग रहा कुछ ना कुछ है। जैसे जब भी तुम लोग डेजर्ट एरिया में जाते हो, रेगिस्तान में जाते हो, तो तुम देखते हो सामने दूर तक तो तुम्हें लगता है कि सामने पानी भरा हुआ है, बट वहाँ पे कुछ नहीं होता, एक्सटर्नल स्टिमुलस है नहीं, फिर भी हमें लग रहा है कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अभी और हम बोलने लगे मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, तो ये हेलुसिनेशन। और इल्यूजन क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में पेन या मार्कर है तो हम इसको बोल रहे हैं चाकू है या फिर ये कॉपी है, नोटबुक है, तो है इल्यूजन। नेक्स्ट टेंजेंशियलिटी। अब टेंजेंशियलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे हमने पेशेंट से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बहुत कुछ बताता रहेगा अपने बारे में लेकिन अपना नाम नहीं बताएगा। नेवर रिटर्न टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो टेंजेंशियलिटी के अंदर क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन उससे पेशेंट से पुट अप करेंगे वो आंसर उसका नहीं देगा, बाकी और बहुत सारी बातें बताता रहेगा। जैसे मैंने पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या नाम है, क्यों यहाँ आए हो, तो कुछ भी बताता रहेगा, आज मैंने सुबह खाना खाया था, कल मौसी घर गया था, परसों आया था, फिर मैंने ये ड्रेस चेंज की, ये किया वो किया, बता के शांत हो जाएगा। लेकिन मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, वो नहीं बताएगा, वो है टेंजेंशियलिटी। नेक्स्ट पॉजिटिव सिम्टम के अंदर सर्कमस्टेंशियलिटी। अब सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर क्या होता कि हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बहुत सारी बात बताई, कल मैं घर पे गया था, परसों दोस्तों के साथ घूमने गया था, उसके बाद वापस आए, कपड़े चेंज किए, फिर खाना खाया, फिर उसने अपना नाम बताया। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, तुमने जो पूछा नहीं वो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देगा, बट लास्ट में आते आते तुम्हें वो जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर दे देगा। तो टेंजेंशियलिटी के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव अननेसेसरी डिटेल्स बट रीच टू द मेन टॉपिक और मेन क्वेश्चन। तो जैसे मैंने इससे कुछ भी पूछा तो ये बहुत सारी बातें बताता रहेगा, लेकिन आखिरी में आके जो हमने इससे क्वेश्चन किया था उसका आंसर दे देगा, वो है सर्कमस्टेंशियलिटी। बट टेंजेंशियलिटी के अंदर वो कभी भी ओरिजिनल क्वेश्चन पे ओरिजिनल टॉपिक जो हमने पूछा उस पर वापस नहीं आएगा। तो ये थे पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं निगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो पॉजिटिव के अंदर क्या हो रहा था कि हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी एड ऑन हो रही थी। निगेटिव के अंदर जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हम कम एक्टिविटी शो करेंगे, कम बात करेंगे और जो भी हमारा बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल बिहेवियर से। बोलते हैं निगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो निगेटिव के अंदर आता है एलोजिया। एलोजिया का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज या पॉवर्टी ऑफ द स्पीच या फिर थॉट। तो एलोजिया के अंदर हम लोग जो बातचीत करना है, कन्वर्सेशन बहुत कम कर लेंगे, बात बहुत कम करेंगे, शांत रहेंगे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बहुत शांत रहेंगे इस एलोजिया के अंदर। नेक्स्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे हमें मोटिवेशन नहीं रहेगा, कुछ भी चीज हम लोग इनिशिएट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी काम है तो हम उसको इनिशिएट नहीं करें, हमें मोटिवेशन ही नहीं होगा, मुझे लगेगा मैं ये काम करूंगा तो इसमें हम लोग फेल हो जाएंगे तो हमें करना ही नहीं चाहिए, तो उसको मोटिवेशन नहीं होता तो कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट इस सोशियलिटी। इस सोशियलिटी के अंदर क्या है कि मतलब वो सोसाइटी से विड्रॉल रहता है, आइसोलेट रहता है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, वो किसी से बातचीत नहीं करता, ना कोई रिलेशनशिप फॉर्म करता, ना किसी से दोस्ती करता, ना किसी से बात करता, अकेला रहता, शांत रहता।
तो ये होती है सोशलिटी, मतलब उसको डर रहता है कि रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करता है वो उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट एनहेडोनिया। एनहेडोनिया के अंदर क्या होता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट। तो इसके अंदर जो कोई भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता और एंजॉयमेंट वो नहीं कर पाता। कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई पार्टी वार्टी कर रहे तो मस्त एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाता, ना उसे कोई इंटरेस्ट आता। तो ये थे नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ द सिजोफ्रेनिया, मतलब क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग पेशेंट, कोई पेशेंट है तो उसकी सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा सिजोफ्रेनिया है कि नहीं है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन से हम उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में उसकी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं मोबिलिटी क्या है, तो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसके मोटर एक्टिविटी चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है सिजोफ्रेनिया चेक करने के लिए। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, इसके अंदर टोटल स्कोरिंग 30 होती है, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से भी हमें पता चल जाएगा पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है कि नहीं है। और उसके अलावा हम लोग सीटी स्कैन भी करा सकते हैं और एमआरआई करा सकते हैं, उनसे भी हमें पता चल सकता है पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है कि नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग और दूसरे होते हैं एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। तो जो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं वो बेसिकली ट्रीट करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स को। जिस पेशेंट के अंदर पॉजिटिव सिम्टम आएंगे, पॉजिटिव सिम्टम जैसे हेलुसिनेशन हो गया, इल्यूजन हो गया, सर्कमस्टेंशियलिटी हो गया, तो जिन पेशेंट के अंदर पॉजिटिव सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उनके लिए हम लोग करेंगे टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। अब टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग के अंदर कौन कौन से आते हैं, हेलोपेरिडोल आता और क्लोरप्रोमाजिन आता। ये टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है जो पॉजिटिव सिम्टम को ट्रीट करेंगे। अब बात करें एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग के अंदर आता रेस्पेरिडोन, ओलिंजापाइन और क्लोनाजिपाइन। तो ये जो तीनों ड्रग है वो ट्रीट करते हैं निगेटिव सिम्टम। जिन पेशेंट के अंदर निगेटिव सिम्टम देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया के, उनके अंदर हम लोग एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हम दे सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साइकोथेरेपी के अंदर ही आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कॉग्निशन के लिए होती है, जो पेशेंट का जो बिहेवियर है, जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती है। फैमिली थेरेपी दे सकते हैं और उसके अलावा हम लोग ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी भी दे सकते हैं सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। ईसीटी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम लोग टेम्पोरल रीजन पे और फिर करंट डायरेक्टली पास कराते हैं। तो ईसीटी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और साइकोथेरेपी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी साइकोटिक ड्रग हम लोग यूज करते हैं सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट के लिए। तो आज का ये जो सिजोफ्रेनिया टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।